हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो उनके चर्चे नहीं होते। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग मायूस हैं और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा। वो इस इंतज़ार में हैं कि हमारी सियासत कहाँ है। मौका मिलता है सबको, लेकिन सबको ये कोशिश करनी होती है कि जो कहा जाता है उसे अमली जामा पहनाएं। हमने हमेशा कोशिश की और उन्हीं कोशिशों से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा एक जिंदगी का मकसद है और हम उस मकसद से मुड़ नहीं सकते। 8 महीने हो गए, मैं एमएलए तो बन गया, सरकार भी बनी, लेकिन खामोशी छाई है। फिर वही माहौल है। मैंने कहा था कि माफिया है, उसे रोकना पड़ेगा। नेक्सस है, उसे रोकना पड़ेगा। ये नेक्सस किसके लिए है? एक आम आदमी के लिए। करप्शन आम आदमी से उससे जूझ रहा है। जिस डॉक्टर मधु की मैंने बात की थी, उसे लगा था, आपको बहुत याद भी होगा कि मैं हमेशा जब भी किसी के खिलाफ बात करता हूं तो सबूतों के साथ करता हूं। अब बिना सबूत के किसी के खिलाफ बोलना यह अच्छी बात नहीं है। हमने तो दिखा दिया कि उन लोगों ने क्या किया है। कार्रवाई नहीं हुई वो अलग बात है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो मालदार लोग हैं। वो गरीबों के लूटे हुए पैसे से बड़े बड़े लोगों को डराना, रोकना, धमकाना वो चलता रहता है, क्योंकि पैसा है, मालदार लोग। हमारे से जितना हो सका हमने उनका काला चिट्टा खोल दिया। अब सरकार से भी मैं उम्मीद करूंगा। मैंने चिट्ठी लिखी है, आरबीए के तहत उसने प्रमोशन ली, आरबीए के तहत उसने एमबीबीएस किया और उसी एमबीबीएस करने के बाद गरीबों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिनके कत्ल हुए अभी वो भी सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को झूठा इल्जाम लगाएंगे, हमें किसी से नफरत है, नहीं। क्योंकि जब मेरा गरीब हॉस्टल के अंदर जाता है तो उसके पहनावे से उसका इलाज होता है, उसे पूछा नहीं जाता है। यह जरूरी नहीं कि मेरे घर का है, मेरे गांव का है, मेरे इलाके का है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, नहीं। क्योंकि जब मैं वहां पर लेटे हुए पड़े हुए लोगों को देखता हूं और चलते फिरते उन लोगों को पसीने से लथपथ देखता हूं तो बिना मतलब के उन्हें घुमाया जाता है। ऐसे अनेकों मिसालें हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए डॉक्टर पे भरोसा करके अपनी जमीनों को बेच दिया। और जिसमें एक डॉक्टर मधु भी है, वो है इसमें कोई दो राय नहीं है। और कितने गरीब ऐसे हैं। औलाद से बढ़कर इंसान को क्या चाहिए? और गरीब को सबसे ज्यादा अगर प्यारा है तो वो अपना औलाद है। वो जमीन बेच सकता है अपने बच्चे के लिए, वो जमीन बेच सकता है अपने परिवार के लोगों के लिए। वो जमीन इसलिए नहीं बेचता है कि अय्याशी करे, वो इसलिए बेचता है कि उसके परिवार का कोई आदमी बच जाए। और उस जमीन को बिकवाने वाला डॉक्टर, और जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे अनेकों अनेकों बहुत बहुत सारे सबूत हैं। इन्होंने कहा ना कि मैंने ऐसा बोला। अरे तुमने ऐसी हरकतें की हैं। अब लोग तो बोलते हैं लेकिन आपके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाया। मजबूरी में मुझे कदम उठाने पड़े और जब मैंने उठाए तो किसी ने उसे धर्म के साथ जोड़ दिया कि वो चिब है। अरे चिब है या कुछ भी है, उसने गुनाह किया है, उसने कत्ल किया है, उसने धोखा दिया है और इसके सबूत मैंने डाल दिए हैं। कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। होता मुसलमान तो इंक्वायरी पटाख से होती, इस वक्त जेल के अंदर भी होता शायद, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, इतने गवाह। अरे तुम गवाह लगाओगे मेरे खिलाफ, झूठे इल्जाम लगाओगे, पर्चों का अंबार, 24 पर्चे, अभी तो देख रहे हैं 2400 लोग देख रहे हैं, 24 पर्चे लगा लिए, पर्चों की एक फहरिस्त बना रहे हैं। अरे दुनिया में मेरे से क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। महराज का होना ना होना, दुनिया तब भी चलेगी, लेकिन अपना एक काम कर रहा हूं।
जिसका वादा मैंने किया है। और ये बात अलग है कि मैं किन पहाड़ों से आता हूं, मैं किस इलाके से आता हूं, वो जरूरी नहीं है। मेरी सोच में मेरा नजरिया और मेरा मकसद क्या है वो साफ है। मैं आया लोगों के लिए हूं, लड़ा लोगों के लिए हूं, और जीऊंगा भी और मरूंगा भी। इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि और जो बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, अरे जवाबदेही आपकी भी है। यहां बीजेपी की पार्टी बनती है या कांग्रेस की बनती है या एनसी की सरकार बनती है, वादे तो तुम गरीब के साथ उम्मीद के लगाते हो, लेकिन वही आदमी जब परेशान होता है तो आप उनके साथ कब खड़े होते हो? चुनाव के अंदर उनसे नारे लगवाते हो, लेकिन जब वही आदमी झूंझ रहा होता है तो तुम उसकी तरफदारी क्यों नहीं करते हो? गरीब के वोट की कदर आप लोगों को है, गरीब के घर की चौखट तुम्हें तब दिखती है, लेकिन गरीब का दर्द उस हॉस्टल के अंदर क्यों नहीं दिखता है? इस वक्त मैंने देखा मैंने बड़े बड़े लोगों का साथ दे रहे हैं। अरे मैं वही आदमी हूं, मैं वही छोटा हूं, मैं वही बच्चा हूं जो आज भी मजलूम के साथ खड़ा है। तुम कितने ही बड़े हो जाओ, बड़े तुम तब बनते हो जब मेरा गरीब तुम्हें इज्जत देता है। बड़े तुम तब बनते हो जब तुम मेरे गरीब को लूटते हो। और बड़ों के साथ तुम्हारा याराना तब होता है जब मजलूम को पीसना होता है और तुम्हें लगता है उसकी आह को सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, तुम करो बातें, तुम सुनो इनकी बातें, तुम झेलो। मैंने आज एक बात कह दी, डरने के बाद भी इंसान की मौत है, डरने के बाद भी आपको मुश्किलें हैं। आप मुश्किलों से भाग भी जाओ, भागना भी चाहो, लेकिन मुश्किलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी और हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं दावे के साथ बता रहा हूं, सिस्टम ठीक करके दूंगा। हमने कुछ नया नहीं करना है। लोगों ने ख्वाहिश की थी कि एक अफसर अपना ड्यूटी अंजाम दे। मैं भी वही चाहता हूं। अगर कोई डॉक्टर बना है तो अपना काम करे। मुझे एक सवाल पूछना है। इन्होंने कहा यहां पर इतने लोग आते हैं हॉस्टल के अंदर, ओपीडी कितने लोगों को देखेंगे? वही डॉक्टर जो जीएमसी को रन कर रहे हैं, वही डॉक्टर प्राइवेट को भी रन कर रहे हैं। अरे इतने काबिल हो, लेकिन मैंने देखा है कि जिस इंटरेस्ट के साथ प्राइवेट में काम कर रहे हैं, उस इंटरेस्ट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काम नहीं होता। इस बात की मुझे तकलीफ है। अरे अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, मुझे क्या बुरा लगेगा? अरे मैं तुम्हारी नौकरी के पीछे नहीं हूं, मैं उस गरीब की उस मजबूरी के साथ हूं। अगर तुम उसकी मजबूरी नहीं समझोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा। तुम मेरे गरीब की इज्जत के साथ खेलोगे, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुम इस भरम में मत रहना तुम्हारे पास कितना पैसा है, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। पैसा चाहो तो तुमसे ज्यादा बना सकता हूं, क्योंकि मेरे अलावा भी एमएलए बने जो इस वक्त करोड़ों के मालिक हैं, बनाया जा सकता है। अरे खुद हूं, एमएलए हूं, खुद कुछ भी कर सकता हूं, जैसे उन्होंने किया वैसे ही कर सकता हूं। लेकिन महराज वो काम न किया है और न करेगा। मैं जानता हूं कि मुझे इज्जत देने वाला मेरा रब है और जिल्लत भी उसी के हाथ में। ये दुनिया का दस्तूर है, उतार चढ़ाव आता रहता है। कोई आज है, कोई कल नहीं होगा, इसमें कोई मामला नहीं। लेकिन जो आज जिंदा है वो जिंदा होने की मिसाल पैदा करे। मामला ये नहीं कि आप अपने बच्चे के लिए चोरी करके उसके खाने का इंतजाम करते हो। मामला ये है कि आप दूसरे मजलूम के साथ खड़े होने की हिम्मत भी करते हो, उसके घर की भी फिक्र करते हो। असली इंसानियत वही है। अरे तुम्हारे परिवार में जना वो तुम्हारी मर्जी का बच्चा नहीं है। दूसरे का बच्चा भी बच्चा है, दूसरे का दर्द भी दर्द है। और अगर आप उसके दर्द को नहीं समझोगे तो महराज आपको नहीं समझेगा। और जब मैं किसी की मुखालफत करता हूं, जब मैं किसी को इल्जाम लगाता हूं, यह बात समझ लेना कि सबूत होंगे। अगर मैं बोलूं भी ना, इस भरम में मत रहना कि मैं कुछ लोगों के सिर्फ नाम लेता हूं। अगर मैं उसका वो टिप्पणा नहीं निकालता हूं तो मैं सोचता हूं वो मत समझ जाए। मेरा पता कर लेना, मेरा एक किरदार है कि मैं कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे से किसी पे जुल्म हो। लेकिन अगर वो अपने बच्चों के लिए, उसके बच्चे हैं लेकिन वो हजारों बच्चों का कत्ल कर दे, तो वैसे मां बाप की फिक्र महराज भी नहीं करता है। ये मेरी बात एक याद रखना।
रही बात कि आज का जो माहौल है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, सिस्टम को ठीक करके दूंगा। सिस्टम को ठीक करने का वादा कर रहा हूं। बेड़ा उठाया हूं और इस बेड़े में मुझे आप लोगों का साथ है। मैंने कहा था वोट से हम तो इलेक्शन जीत गए, लेकिन सोच को बदलने के साथ साथ सिस्टम को भी अभी हमें मिलकर बदलना है। आज तो लोगों ने ताकत का अंदाजा दिखा दिया। मेरी उस सोच और मेरे उस जज्बे को जिस तरीके से लोगों ने सराहा, मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं कि लोग समझने लगे, अपनी ताकत को जानने लगे। और वो लोग डरे हुए, सहमे हुए, वो लोग जो एक वक्त में अपनी ताकत के नशे में आकर गरीब को रौंद कर भी वो उसके पैर भी पकड़ता था, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। ये बात अलग है कि पर्चे उनके होंगे लेकिन चर्चे हमारे होंगे। ये मेरी बात याद रखना। बात पर्चों की नहीं है और आप ना डरिए। अरे ऐसे हजार कुर्बान, ऐसी जाने इंसानियत के लिए कुर्बान की है, हुई है, चली है दुनिया, और जिसने किया है वो जिंदा रहा है। अभी एक और वाकया आएगा आगे, एक बड़ा माहौल बनेगा, क्योंकि गरीब को लूटने के लिए जो भी साजिश करेगा, महराज उसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला लड़ेगा। और वो वाकया होने वाला है। मैं आज पहली बार बता रहा हूं, पहली बार नहीं, बहुत बार बताया, शायद बहुत लोग सुने भी होंगे। पैसा, गरीब को लूटने का एक प्रोग्राम और बुना है। उसकी प्लानिंग बड़े बड़े लोगों ने करके रखी है। मैं बता देना चाहूंगा, मैंने उनके बारे में बोला है, वो इस बार गलती ना करें, क्योंकि तुम्हारी गलतियों का अंबार, तुम्हारे वो गलतियों का घड़ा भर गया है। अब तुम्हारा पीछा महराज नहीं छोड़ेगा। मैं एमएलए हूं, मैं जानता हूं मेरा प्रोटोकॉल क्या है, लेकिन यह भी जानता हूं कि इस वक्त भी कुछ लोग पैसे के दम पर सारा तामझाम बुनते हैं, लेकिन मैं पैसे के दम पर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी सोच के दम पर इनकी सोच को दफन करूंगा। और इनकी जो जहनियत खराब है, अरे पैसा किस लिए कमा रहे हो? एक गरीब आदमी भी पेट भरने के लिए कर रहा है, और तुम भी, तुम्हें इतना पैसे का शौक है जो पैसा तुम लेके ही नहीं जा पाओगे। किसको पता है, किसको इल्म है? और तुम गरीब को अगर किसी दर्द की दवा अच्छे से दे जाओगे ना, वो दुआएं देकर जाएगा। लेकिन जो भी आज आपने देख लिया, अगर आपने अच्छा किया होता तो आवाम आपके साथ खड़ी होती। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। उस हॉस्टल के अंदर चाहे कोई भी मां, कोई भी बहन जाती, किसी भी धर्म की, मुझे कोई फरमा नहीं, लेकिन उन लोगों का हश्र क्या होता है, उसका दर्द सीने में होता है। फिर जाके मैं उगलता हूं। पिछले दिनों एक लेडी की मौत हुई, मैं कश्मीर के दौरे पर था। जब मुझे पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वो मर गई उसके बाद उसे जम्मू के लिए रेफर किया। और जब उसके पति ने डॉक्टर को बोला, जो वहां पर वो छोटे बच्चे थे, वो कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे और कुछ एक डॉक्टर भी थे, जब उन्होंने उससे कहा तो कहा ड्रामा कर रही है, इसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो तड़प रही थी, लेकिन उसकी तड़प को इन्होंने ड्रामा बताया और उसकी मौत हो गई। और जब मर गई तब उसे रेफर जम्मू के लिए किया। अरे आपको पता होना चाहिए इस वक्त माहौल क्या है, क्या इसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और हमारे डीसी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर 10 मिनट पहले मुझे बताया होता तो शायद मैं उसकी जान बचा लेता। अरे इसलिए हम फोन करें तो जान बचे, हम फोन करें तो इलाज हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा डॉक्टर्स को, आप किसी गरीब को हमदर्दी के साथ उठा के बिठा देना, उसके इलाज के लिए, अगर आपके पास इलाज है तो उसका इलाज वहां करवाना, लेकिन जब उसको खींचते हो ना नर्सिंग होम के लिए, तो तब तकलीफ उसको कितनी होती होगी आप अंदाजा नहीं कर सकते। और डॉक्टर मधु ने एक काम और किया है, उसने एक बच्ची के टेस्ट एक जीएमसी में किए और 1 घंटे के बाद वो उसको वहां नर्सिंग होम से कराए। वो ठीक नहीं है जीएमसी वाले, अगर वो वहां पे मशीनरी ठीक नहीं है तो फिर कर क्यों रहे हो? और जीएमसी के अंदर एक आदमी उस जीएमसी को चला रहा है, एक आदमी, एक सिंगल आम आदमी चला रहा है। अगर उसके पास उतने इक्विपमेंट है, उसकी मशीनरी इतनी सही है, तो तुमने खरबों का रुपया क्यों लुटवाया है यहां पर? उसके टेस्ट जीएमसी के अच्छे नहीं है और 1 घंटे के बाद उसे टेस्ट करवाए गए
नर्सिंग होम में, और 15,000 की पर्ची दी है वहां से। अरे तकलीफ होती है, एक गरीब अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक लगा सकता है, और तुम उसका फायदा उठा रहे हो। उसका फायदा उठाने पे तुले, क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी सवाल नहीं करेगा। आप इसको बोलोगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये मान जाएगा। आप इसको बोलोगे इसे ये ऑपरेशन करने की जरूरत है तो बच जाएगा, तो लोग मानेंगे। अरे इतना भरोसा करते हैं, और तुम उसके भरोसे को उसकी जमीन बिकवा देते हो। उसके पैसे लूटने के लिए आप उसको कुछ भी कहोगे। ये चीजें अच्छी नहीं है, नहीं है ये बात अच्छी। मैं चाहता हूं कि इस बार बदली करनी पड़ेगी। आप अपना काम ईमानदारी से करें। जो अच्छा होगा महराज उसे बुरा कभी नहीं कहेगा, और जिसे दुनिया बुरी कहेगी महराज उसके साथ खड़ा नहीं हो। आज भी अगर मैं कह रहा हूं, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है। अरे तुमने अपने क्लिनिक खोले, तुमने अपनी दवाइयों के दुकान बगल में रखे, तुमने अपने मशीनरीज वहां पर लगाई, तुम पर्चियों पे लिखते हो किस दुकान से ये दवाई मिलेगी। अरे तुम दुकान से भी कमीशन लोगे, तुम अपनी वहां पे लेबोरेटरी भी खोलोगे, तुम अपना मतलब हर कुछ। अरे कितना चाहिए। आप मेडिकल कॉलेज से भी तनख्वाह ले रहे हो 1.5 2 लाख। अरे कैसे हैं आपके बच्चे? उन बच्चों को क्या खिलाते हो आप? उनको क्या आप जहाज खरीद के देना चाहते हो? और फिर उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद 10 to 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चलाने के बाद आप पूरी रात मेहनत करते हो प्राइवेट में। अरे करो प्रैक्टिस, मुझे गिला नहीं है, लेकिन इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो? अगर वही चीजें ऊपर हो रही हैं, अगर वही डॉक्टर नीचे भी मेहनत करे, अगर आपको मेहनत करने का शौक है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, अगर आपको खिदमत करने का शौक है, 10 to 4 आप वहां करते हो तो करो। ज्यादा भी प्राइवेट करना है करो, लेकिन लूटो मत। अरे फीस का भी कोई तरीका होना चाहिए। जो बड़ा डॉक्टर बन गया 5,000 10,000 20,000 500 700, अरे इतना करना, ऐसे देखना क्या है? अरे उसकी फीस आप कितनी ले रही हो? अरे ठीक है, आपके पास काबिलियत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब को निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। आपको सरकार ने खुली छूट दे दी है कि आपके पास कोई मतलब कोई भी नहीं है कि आपको कितना लेना है। आपकी रेट फिक्स नहीं है। जिसको मन करता है 500, मार्केट जिसकी बन गई 800 1000 1500, सिर्फ देखने के लिए इसको क्या बीमारी है, नब्ज के, फिर टेस्ट देखने और वो दिखाने के इतने पैसे। अरे उनका भी सोचो, जैसों का जूझ रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं है, और तुमने स्कैम करके नौकरियां हासिल की, और वहां पर औरतों को मारा जाता है। किसी का लड़का हो जाता है तो लाओ 2500, लाओ 2500। हाँ जी बेटा हो गया, आप 2500 देने हैं। अरे मुझे शर्म आ रही है। उस गरीब की हालत क्या होती है जो इतना किलोमीटर तुम्हारे हॉस्टल में आता है, और तुम उससे क्या ख्वाहिश करते हो? मौत भी हो जाती है, तुम डरा के उसे भगा देते हो और कहते हो नहीं इसको तो मरना ही था। अरे तुम्हारी नाअहली की पता नहीं कितनी अनेकों मिसालें हैं। मैं कह रहा हूं उसको तो मैं सबक सिखा कर जाऊंगा। ऐसा मामला नहीं है कि वक्त अलग है, लेकिन दौर अभी बदला नहीं है। ये उनके कंट्रोल में नहीं है, खुदा की खुदाई है ऊपर, और दुनिया इतनी आवाम में इकट्ठा हो। अरे किस लिए आप कर रहे हो? मैंने कहा हमारे लिए पर्चे हैं, लेकिन चर्चे भी हमारे हैं। तुम पर्चों के साथ खेलोगे, लोग देख रहे हैं चर्चे क्या हो रहे, और तुम अपने कमेंट बॉक्स में देख लेना जब तुम बातें करते हो तो लोग तुम्हें क्या कहते हैं। और ऐसा मत बोलना मेरे पास सबूत नहीं है, मैं बिना सबूत के किसी के मुखालिफ खड़ा नहीं होता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि बस इन्हीं दो का है। जब मैं बोलता हूं ना, मेरे पास पीछे वजह होती है। अगर वजह नहीं होती तो मुंह नहीं खोलता। वजह इतनी है सबूतों के साथ, जिस दिन कोई ऐसा आदमी आएगा जो कानून में बैठकर कानून की हिफाजत के साथ साथ आवाम की हिफाजत भी करेगा, उस दिन तुम नहीं छोड़ोगे, तुम नहीं छूटोगे। बेहतर यही है, मैंने कहा है पुरानी गलतियों को माफ किया जा सकता, लेकिन नए की कोशिश मत करो। मत इतना अहंकार रखो, मत कहो कि मैं बच्चा हूं। अगर मैं छोटा भी हूं, लेकिन हालात को तुमसे बेहतर जानता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं और एक आम आदमी के साथ जुड़ा हूं। बेहतर यही होगा कि कल मुझे बेहतर चाहिए। मुझे जीएमसी के अंदर 10 to 4 डॉक्टर्स की तैनाती चाहिए। मशीनरी जितनी भी है वो इंस्टॉल होनी चाहिए, और उन मशीनों से मेरी आवाम को फायदा भी होना चाहिए। और ये मैं चाहता हूं। और अगर आप डॉक्टर हो, आप भी चाहते हो तो करो।
मैंने एनआरएचएम का नाम लिया, बहुत सारे एनआरएचएम के डॉक्टर मैंने देखे, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। एक बैंक का मुलाजिम और दूसरा एनएचएम, ये लोग छोटे से पैसे पे आप ही की तर्ज पे काम करते हैं। इनको ठप्पा नहीं, लेकिन काम आपसे बेहतर करते और ड्यूटी भी करते। अब मुझे नहीं पता है कि सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी है जो ये कदम नहीं उठा पा रही। जी कौन सा खौफ है? अरे आप सारे लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकते हो, बचाने वाली जात अल्लाह की है, बस एक भरोसा है, उस भरोसे पे इतना आप नेक्सस चलाओगे, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं उनके साथ हूं, मैंने उनकी बात असेंबली के अंदर भी उठाई जिन लोगों की जरूरत मुझे है। अब देख लीजिए, मेरे पास स्टाफ है कॉलेजेस में, मैंने समर्स में कहा कि हमें भी समर्स में डालकर हमारे प्रोफेसर्स को हटा दिया, वो एकेडमिक अरेंजमेंट्स की बात हो रही है। एजुकेशन के सिस्टम को भी क्रैश किया, हेल्थ के निजाम को भी भंग किया। अरे उन बच्चों को जिनके पास डिग्रियां हैं, जो पीएचडी एमफिल कर करके डिग्रियां ले लेके एक छोटी सी नौकरी मिली थी, उसको भी दोबारा से भर्ती करने के लिए दोबारा से फार्म लगाने हैं, फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर अगली बार जो है 6 महीने के लिए जो उसको अप्रोच करेंगे, हैं 3 महीने के लिए रोजगार मिलेगा। आप खुशकिस्मत हो, आप गवर्नमेंट के डॉक्टर बन गए हो। आपको क्या लगता है आपके अलावा कोई काबिल नहीं है? अरे काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती आपकी है कि आप इस दौर के डॉक्टर बने और आपको मौका मिला है आवाम को निचोड़ने का, और ये महराज होने नहीं देगा। या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करो या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को रन करो। और जहां जहां पर देखिए जिम्मेदारी, इस वक्त जवान झूंझ रहा है, जो इस वक्त 30 साल का जवान है, 35 साल का जवान है, पढ़ने लिखने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उससे पूछो, और आपको 1.5 लाख 2 लाख ये हिस्से ही नहीं चढ़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम ऑलरेडी परेशान हैं और आपकी वजह से हम परेशानी नहीं चाहते हैं, और मैंने वादा किया है नेक्सस को खत्म करूंगा। और लिख लो मेरी बात, ये रेवोल्यूशन है, ये बदलाव है, और इस बदलाव में मुझे नहीं लगता भाजपा है, इस बदलाव में मुझे नहीं लगता कांग्रेस है, इस बदलाव में मुझे नहीं लगता एनसी है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं। क्योंकि नेता जब बड़ा बन जाता है, जब उसको ओहदा मिल जाता है, तो वो इनको कीड़े मकोड़े समझता है। मैंने देखा है, कीड़े मकोड़े समझते हैं। एक आम आदमी को, एक गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझता है, लेकिन वोट की जब बात आती है तो वही गरीब लाइन में बैठकर उस मशीन के बटन पर जाकर ठप्पा लगाता है, लेकिन तब उसे धर्म और जाति याद आ जाती है। बस मुझे इस बात की तकलीफ एक आम आदमी से, आज क्यों वो खड़ा नहीं होगा। यहां मैंने देखा कल ठेकेदार प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले साल का पैसा भी पेंडिंग है, लेकिन बीजेपी की सरकार को कोई टस से मस नहीं है, बस धर्म की बात करनी है। ठेकेदार वो लोग जिन्होंने काम किया, जमीन पर काम किया, लेकिन पैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर की स्टेट है, लेकिन 5 महीने खत्म हो जाते हैं, अभी तक पैसा स्टेट के लिए नहीं आया। अरे पार्टियां वही होती हैं जो आवाम की बेहतरी चाहती, लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो समझना पड़ेगा इनका खेल क्या है। अरे तुम्हारी मुश्किलों में भी तो खड़े हो सकते थे। चुनाव खत्म हो गए, सरकारें बन गई, नेता बन गए, अब तो सिस्टम रन करना चाहिए, अब तो करप्शन रुक जानी चाहिए, अब तो गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन ये कब तक राजनीति होगी? हमेशा राजनीति, हमेशा राजनीति, हम उसके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। अरे अपने साथ कब रहोगे? तुम्हारी फिक्र कौन करेगा? बस वो मैं चाहता हूं, और उसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो भी नौजवान है, वो जो आने वाले कल में मुश्किलें देखेगा, मैं चाहता हूं उस मुश्किलों से लड़ने के लिए भी उसे खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे, आज का नौजवान मुझे देख रहा है और वो सुन रहा है। हम पैसा कमाकर इन चीजों पर अगर लगा रहे हैं, कुछ लोगों को पालने पोसने का काम कर रहे हैं, तो हम ये काम नहीं होने देंगे, हम रिलीफ देंगे। मैंने कहा था ये जो अड्डे का माफिया था, मैंने उसे खत्म किया। जब मैं बचपन में जम्मू जाता था तो बटोत के अंदर गाड़ी को रोककर ड्राइवर को गाली देकर उससे पैसा वसूली की जाती थी। हमने एक जंग छेड़ी थी। मैंने कहा था इस माफिया को रोकेंगे, एक एक करके पूरे सिस्टम को सिस्टम में लाएंगे। जो मकसद है, जिस मकसद से ये मुल्क बना है, उस मकसद पे इसको उतारेंगे, और जो मजलूम है उसे इंसाफ दिलाएंगे, जिसका ये ख्वाहिशमंद था मुल्क, और जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी।
और जिसके लिए सरकारें चुनी जाती हैं। मैं चाहता हूं कि एक आम आदमी जाग जाए, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं बन गया। मेरे लिए बनने का सपना मेरे मजलूम ने देखा था, और मजलूम को उठते हुए वो सपना महराज ने देखा है, और उसको जमीन से उठाने का काम, उसको हिम्मत देने का काम महराज करेगा, और उसके हक की लड़ाई महराज अब लड़ेगा। अब मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अब मैं अपना कर्ज उतार रहा हूं, और इस कर्ज को उतारने में मुझे कितनी मुश्किलें आई, महराज लड़ेगा, महराज खड़ा रहेगा, ये सुन लेना। और ये कोई पागलपन नहीं है, ये एहसास है, और अपने एहसास को समझता हूं, अपने दी हुई ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूं, और बेहतर मुस्तकबिल बनाने का ख्वाहिशमंद।